क्या नाम है टॉपिक का? मोशनल ईएमएफ। देखो, जब हम किसी भी कंडक्टिंग रोड को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरीके से मूव करते हैं कि वो जो कंडक्टिंग रोड है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जा रही है तो हम क्या देखते हैं कि उस कंडक्टिंग रोड के दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। कब डेवलप होता है? जब कंडक्टिंग रोड इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही हो कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में उसके दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन यहाँ पे उसको मोशनल ईएमएफ बोलेंगे। उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे? मोशनल ईएमएफ। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टिंग रोड के मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ में आई ना? यहाँ पे कंडक्टिंग रोड इस तरीके से मूव कर रही है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाए, तो उस कंडीशन में उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसी का नाम क्या रख दिया? मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है, कोई नई चीज नहीं है। मोशनल ईएमएफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंडक्टिंग रोड के मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक कंडक्टिंग रोड को मूव कर रहे हैं तो उससे कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर कंडक्टिंग जो रोड है उसकी लेंथ आपको गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है और आपको ये भी पता है कि इतनी वेलोसिटी से हम कंडक्टिंग रोड को मूव कर रहे हैं, तो अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके अंदर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, एक तरह से मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए हम एक सिंपल सा अरेंजमेंट यहाँ पे लेते हैं और उसके बाद में उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। सिंपल सा अरेंजमेंट क्या है? हमको एक वायर लेना है, इस वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कंसिडर किया जा रहा है। नेग्लिजिबल मतलब ऑलमोस्ट जीरो, और इसको हमने एक रेक्टेंगल की शेप में फोल्ड किया हुआ है। ये जो वायर है इसको हमने कौन सी शेप में फोल्ड कर दिया? एक रेक्टेंगल की शेप में। ठीक है, ये वाला जो एंड है यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू 0। मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इधर से इधर जाओगे तो x की वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये x एक्सिस मैंने कंसिडर कर ली और इसके ऊपर एक कंडक्टिंग रोड को रख दिया। मान लो कि ये एक मेटल रोड है और इसको हमने इस रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और कोई भी चीज अगर प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है तो उसके लिए क्या सिंबल यूज किया जाता है? डॉट। तो ये जो डॉट बना रहा हूं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है? प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं, सबसे सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर हम इस कंडक्टिंग रोड को मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं कि ये जो रोड है ये इधर जा रही हो x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट की तरफ, या इधर आ रही हो मतलब इससे दूर जा रही हो। तो कोई एक सिचुएशन ले लो, जैसे मान लो कि आप इसको दूर से ऐसे खींच के लेके आ रहे हो और जिस इंस्टेंट पे आपने इसको देखा तो ये x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट से किसी x डिस्टेंस के ऊपर है और इसको हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से लेके आ रहे हैं। कौन सी वेलोसिटी से लेके आ रहे हैं? एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से लेके आ रहे हैं, है ना। वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा वो हम लास्ट में देखेंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस रोड को इधर खींचा जा रहा है और कंटिन्यूअसली x इक्वल टू 0 से इसकी जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी? कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी। जैसे जैसे रोड इधर आएगी ना x की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इस रोड की लेंथ कंसिडर कर लेते हैं l। तो ये वाली सिचुएशन है। ठीक है, हमको ये कैलकुलेट करना है कि जैसे ये रोड मूव करेगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाएगी। भाई इमेजिन करो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है हर जगह ऐसे, और ये रोड ऐसे उसके परपेंडिकुलर जा रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए मूव करेगी। इसका मतलब इस रोड के दोनों एंड्स के बीच में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू माइनस d∅dt। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। माइनस का सिंबल क्यों लगाया है यहाँ पे? ये लेंस लॉ के अकॉर्डिंग है। लेंस लॉ याद है ना? इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन बाद में देखेंगे इंड्यूस्ड करंट की, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो रोड इस तरीके से जा रही है इधर। अब एक चीज बताओ, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग? बी डॉट ए, या फिर क्या लिख सकते हो इसको? बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे जो ए है उसका मतलब क्या है? एरिया। कौन से वाले एरिया की बात हो रही है? तो इस कंडक्टिंग रोड को जब आपने इस तरीके से रेक्टेंगुलर लूप पे रखा होगा तो अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उससे अगर करंट फ्लो होगा तो करंट इस लूप के अंदर फ्लो होगा, इधर वाले पोर्शन में नहीं जाएगा। बताओ क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये इधर से ओपन है।
भाई करंट के लिए क्या जरूरी है, क्लोज पाथ होना जरूरी है। तो करंट जो भी इंड्यूस होगा इस रोड के अंदर, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा उससे जो करंट फ्लो होगा वो इस लूप के अंदर फ्लो होगा। तो आपको इस लूप का एरिया देखना है। ये वाला जो लूप है इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया तो कंटिन्यूसली बदलेगा। तो जिस इंस्टेंट पे आप देख रहे हो उस इंस्टेंट पे आपको ये x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट से कितना दूर दिखाई दे रही है रोड, x, और ये वाली लेंथ कितनी है l। तो x इंटू एल क्या आएगा, एरिया ऑफ द लूप। क्या लिखेंगे यहाँ पे, b इंटू एल इंटू एक्स। अच्छा थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। भी बी डॉट ए लिखा है ना, तो बी डॉट ए का मतलब है बी ए कॉस थीटा, और थीटा हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है जिनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो आप। तो बी की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, बी है आउटवर्ड। और अगर मैं इस एरिया की बात करूं, ये जो एक लूप बन रहा है इस एरिया की बात करूं, तो इसकी डायरेक्शन भी प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। याद है ना, एरिया वेक्टर किधर लेते हैं हमेशा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0, cos 0 लिख दिया यहाँ पे। तो बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आया, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया b इंटू एल इंटू एक्स। अब एक चीज सोच के बताओ कि यहाँ पे जो रोड है उसके मोशन की वजह से क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। भाई इस फ्लक्स की वैल्यू देखो, इस फ्लक्स को हमने क्या लिखा हुआ है, फ्लक्स को लिखा है b इंटू एल इंटू एक्स। बी यहाँ पे कांस्टेंट है, b यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपने यूनिफॉर्म मान रखा है, मतलब हर जगह बराबर है, तो b की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। l मतलब लेंथ ऑफ द रोड, ये भी कांस्टेंट होगा। क्या यहाँ पे x वेरिएबल है, भाई x वेरी करेगा ना, इधर जाएगी रोड तो ये x क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इधर आ रही होती तो x बढ़ता जाता, मतलब x यहाँ पे वेरिएबल है। तो x अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा। जैसे जैसे रोड मूव करेगी उस तरीके से क्या होगा, उस मोशन की वजह से क्या होगा, जो लूप का एरिया है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा x के कम होने की वजह से, और उससे मैग्नेटिक फ्लक्स भी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा होगा, है ना। फॉर्मूले से समझ में आ रही है ये बात। अगर मैं फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो मैं ईएमएफ कैलकुलेट कर सकता हूँ जो यहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए। फाई की वैल्यू क्या है, बी इंटू एल इंटू एक्स। जो चीज़ें कांस्टेंट है उनको अलग कर लो। क्या चीज़ कांस्टेंट है, बी और एल यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या बचा, सिर्फ एक्स बचा है। क्या लिख देंगे, डी एक्स अपॉन डी टी। अच्छा डी एक्स अपॉन डी टी ये तो कुछ होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ द रोड। कैसे, क्योंकि जैसे जैसे रोड मूव करेगी तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। x क्या है, एक तरह से रोड का डिस्प्लेसमेंट। इधर जाए या इधर जाए, x की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि रोड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ। मतलब अगर मान लो रोड इधर जा रही है और ये किसी स्मॉल टाइम इंटरवल dt के अंदर dx से खिसक गई इधर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx। टाइम कितना लगा, dt। dx अपॉन dt क्या बन गया, वेलोसिटी। और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से रोड जा रही है, इसका मतलब वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट है। तो जो भी यहाँ पे dx बाई dt की वैल्यू है उसको आप v के बराबर लिख सकते हो, मतलब जो रोड की वेलोसिटी है उसके बराबर लिखा जा सकता है। लेकिन एक चीज बताओ, यहाँ पे ये जो dx बाई dt है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताओ। जो dx बाई dt है उसको प्लस v लिखना है या माइनस v लिखना है, माइनस क्यों। देखो पहले ये बताओ कि dx बाई dt को हमने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो जैसे जैसे रोड इधर जा रही होगी क्या x में कमी आ रही है कंटिन्यूसली, और अगर कोई भी चीज कम हो रही होती है तो उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में शो किया जाता है। यहाँ पे x कंटिन्यूसली कम हो रहा है तो ये जो dx बाई dt है ये v के बराबर तो है, लेकिन इसको माइनस सिंबल लगा के लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x में डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर यही रोड इधर आ रही होती तो मैं इसको प्लस v लिखता। समझ रहे हो क्या बात। तो माइनस प्लस से हम ये अंदाजा लगाएंगे कि रोड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। अगर ये रोड अगर लेफ्ट साइड में मूव कर रही है तो dx बाई dt नेगेटिव होगा, अगर रोड इधर जा रही है तो dx बाई dt पॉजिटिव होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लिख दोगे, माइनस बी एल इंटू माइनस वी, माइनस माइनस कैंसिल, ई इक्वल्स टू क्या आएगा, बी एल वी। तो ये अपने पास आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। अब मान लो कि यहाँ पे ये जो रोड आप यूज कर रहे हो इसका रेजिस्टेंस भी है कुछ, इसका रेजिस्टेंस मान लो R है। तो उस कंडीशन में इस रोड के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो इस रोड के अंदर और इस लूप के अंदर एक करंट इंड्यूस करेगा। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज देखो, वोल्टेज को ही हम इंड्यूस ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ बोल रहे हैं तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो E है ये क्या है, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको अगर डिवाइड कर दोगे रेजिस्टेंस से तो क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट। तो क्या लिख सकते हो, बी एल वी अपॉन आर। ये आ गया अपने पास में इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर कोई भी कंडक्टिंग रोड
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही हो, कोई भी कंडक्टिंग रोड अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस कंडक्टिंग रोड के दोनों एंड्स के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, BLV, और जो करंट इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, BLV अपॉन R। लेकिन अगर यही रोड, सोचो यही रोड अगर राइट साइड में मूव कर रही होती तो फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आता बताओ, बस यहाँ पे माइनस लगता, क्यों, क्योंकि ये प्लस भी लिखते तो ये माइनस में आता। और नेगेटिव जो ईएमएफ होता है ना यहाँ पे नेगेटिव सिंबल, वो ये बताता है कि अभी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें, उसकी कंपैरिजन में जब ये रोड इधर राइट साइड में मूव कर रही होगी तो उस टाइम पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो पहले से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये जो नेगेटिव सिंबल आएगा ना बाद में, अगर आप रोड को इधर मूव करोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पहले से रिवर्स हो जाती है, तो इसलिए वो नेगेटिव सिंबल ये बताएगा कि करंट की डायरेक्शन यानी कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन पहले से रिवर्स हो चुकी है। ठीक है, तो इस बात से हम ये अंदाजा लगाएंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव का ये मीनिंग निकलेगा। एक स्पेशल केस इसमें हो सकता है, वो आपको अलग से याद रखना है। भाई ये भी तो हो सकता है कि जो कंडक्टिंग रोड है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से किसी थीटा एंगल के ऊपर मूव कर रही हो। यहाँ तो मैंने एक स्टैंडर्ड केस लिया है कि जो रोड की वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है। मान लो कि ये वाला केस है, ये सपोज करो किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टिंग रोड इस तरीके से मूव कर रही है कि इस रोड की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल के ऊपर है। मान लो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इस रोड को मैं परपेंडिकुलर मूव करवाने की बजाय ऐसे टेढ़ा लेके जा रहा हूँ, तो रोड की वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, थीटा। तो इस सिचुएशन में इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो थोड़ा सा चेंज करना फॉर्मूला, E इक्वल्स टू होगा BLV साइन थीटा। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने आगे माइनस प्लस सिंबल नहीं लगाया। E इक्वल्स टू क्या लिखोगे, BLV साइन थीटा। जैसे इस वाले केस में देखो थीटा कितना था, थीटा कितना है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 90। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, थीटा 90 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, BLV, यही आंसर आ जाएगा। और अगर किसी थीटा एंगल के ऊपर रोड जा रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, BLV साइन थीटा। आप बोलोगे सर ये साइन थीटा ही क्यों लगाया, कोस थीटा क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, देखो नहीं इसको ऐसे समझ लो, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। मान लो कि ये जो रोड है इसकी वेलोसिटी इधर है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, हॉरिजॉन्टल ऐसे, और रोड ऐसे टेढ़ी जा रही है। अब ये जो रोड की वेलोसिटी है, मान लो ये रोड है और ये टेढ़ी जा रही है तो इसकी वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर कंसिडर करना है ऐसे। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स करूं, जैसे इस डायग्राम में दिखाते हैं, देखो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो आएगा इधर V cos थीटा और दूसरे वाला कंपोनेंट इधर आएगा। भाई एक्चुअल में ये वेलोसिटी इधर है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा। ये वाला जो कंपोनेंट ये क्या होगा, V साइन थीटा। अब एक चीज सोच के बताओ कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और अगर ये रोड V cos थीटा वेलोसिटी से इधर जा रही होती तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटती, यानी कि वेलोसिटी का ये जो V cos थीटा कंपोनेंट है ये ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसकी वजह से कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है रोड की V cos थीटा ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ रही है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटेंगी नहीं। लेकिन ये जो दूसरा कंपोनेंट है इसको देखो V साइन थीटा जो कि इधर है, भाई रोड की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट के ना, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। तो अगर रोड इस डायरेक्शन में मूव करती, मतलब मान लो रोड ऐसे रखी है और ये इधर मूव कर रही है ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्योंकि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उसको काटते हुए मूव करती, उस कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस होता। मतलब आपको जैसे फॉर्मूले के अंदर जो V लेना होता है ये V किधर होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो V होता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप इसको समझो तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली जो वेलोसिटी है उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटेंगी और ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसलिए आपको कौन सा वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, V cos थीटा या V साइन थीटा, V साइन थीटा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, इसी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। V cos थीटा का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, आप रोड को चाहे कितनी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करवाओ उसमें कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटती है, उनकी कटिंग होनी चाहिए, तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसलिए ये फॉर्मूला याद रखोगे, है ना, इसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और अगर ये बोले कि परपेंडिकुलर मूव कर रही है रोड, तब ये फॉर्मूला चिपकाना है, E इक्वल्स टू BLV, दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे। अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता कर लेते हैं और इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। देखो दो तरीके से आप इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस रोड के अंदर या इस लूप के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमने पढ़ा था उसको यूज कर सकते हो।
कंडक्टिंग रोड के लिए जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है वो सबसे आसान तरीका होता है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करने का। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, ऐसे रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो फर्स्ट फिंगर है इसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे और जो थंब है इसे कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में रखा जाएगा, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उस डायरेक्शन में रखो। तो ये जो मिडिल फिंगर है ये आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगी। तो यहाँ पे देखो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, तो मैंने फर्स्ट फिंगर को देखो आउटवर्ड पॉइंट कर लिया और रोड का मोशन हो रहा है लेफ्ट साइड में, इधर मोशन इधर हो रहा है रोड का, तो आपको थंब को किधर करना है, इधर घुमाना है। अरे हाथ को ऐसे घुमा के करना है, इसको ऐसे मत मरोड़ देना। आपको क्या करना है, आपको हाथ, हाँ ये ऐसे करना है। तो मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट होगा ऊपर की तरफ। ये है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। मान लो इस रोड का नाम है PQ, तो इस रोड के कौन से सिरे से इंड्यूस्ड करंट बाहर निकलेगा बताओ, P वाले सिरे से बाहर निकलेगा और ऐसे घूम के Q वाले सिरे से एंटर करेगा। तो रोड के अंदर आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता चल गई और उससे आप लूप में भी करंट की डायरेक्शन बता सकते हो कि क्या होगी। अब अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ कि इस रोड का कौन सा सिरा हाई पोटेंशियल पे होगा और कौन सा सिरा लो पोटेंशियल पे होगा, बता सकते हो क्या, कैसे चेक करोगे? देखो इसको कैसे चेक करते हैं, रोड जब मूव कर रही है तो रोड के अक्रॉस एक ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब रोड किसकी तरह बिहेव करेगी, एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी, एक सोर्स की तरह बिहेव करेगी। जैसे एक बैटरी होता है ना, बैटरी से हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है जिससे सर्किट में करंट फ्लो होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब रोड मूव कर रही होगी तो मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये कट करते हुए मूव करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए मूव करेगी, तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होने लग जाएगा। तो यहाँ पे आपने कोई बैटरी वगैरह नहीं लगा रखी है, यहाँ पे ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है, रोड का मोशन। मतलब रोड के मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और रोड किसकी तरह बिहेव कर रही है, यहाँ पे एक बैटरी की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि इसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अगर रोड मूव करना बंद कर दे, ये स्टेशनरी रहे, मतलब रुक जाए, यहाँ पे रेस्ट में आ जाए, तो उस कंडीशन में कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ईएमएफ के प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है, रोड का मोशन। और रोड के मोशन की वजह से ही अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो इसको हम एक तरह से सोर्स की तरह एज्यूम करेंगे। हम इमेजिन करेंगे जैसे ये बैटरी है। अब याद करो बैटरी के कौन से टर्मिनल से हमेशा करंट बाहर निकलता है, पॉजिटिव से। अब इसको बैटरी मान लो, रोड को एक बार, तो इसके कौन से सिरे से करंट बाहर निकला, P वाले सिरे से, इधर से करंट बाहर निकल रहा है, तो P को क्या मानोगे, पॉजिटिव, Q को क्या मानोगे, नेगेटिव। आगे क्या बात समझ में? इस तरीके से अगर हायर और लोअर पोटेंशियल पूछा जाए कि इस रोड का कौन सा सिरा हाई पोटेंशियल पे है, कौन सा लो पोटेंशियल पे है, तो याद रखो जिस सिरे से, रोड के जिस सिरे से इंड्यूस करंट बाहर निकल रहा होगा उसको पॉजिटिव कंसिडर करना है, और जिस सिरे से करंट घूम के एंटर करेगा वो होगा नेगेटिव। लॉजिक समझ में आ गया ना? ठीक है, ये याद रखना है। अब एक और तरीका होता है जो हमेशा लगेगा और वो है लेंज लॉ। याद है क्या लेंज लॉ? अब लेंज लॉ से कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको, तो बिल्कुल आसान है, वो भी आसानी एकदम। जैसे जैसे रोड इधर जा रही होगी, एक चीज बताओ, जैसे जैसे रोड इधर जा रही है क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है? रोड इधर जा रही है तो इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। भी सीधी सी बात है, लूप का एरिया कम होता जा रहा है एक्स की वैल्यू कम होने के साथ साथ। तो हम क्या बोलेंगे कि रोड जैसे जैसे इधर मूव कर रही है मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। अब याद करो लेंस लॉ क्या बोलता है। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर में या किसी भी लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या करंट इंड्यूस हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा इस टाइप से होगी कि वो उस रीजन का अपोजिशन करे जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो रीजन क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स का डिक्रीज होना। ईएमएफ के इंड्यूस होने का रीजन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का डिक्रीज होना। अब सोचो मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने का अपोजिशन कैसे होगा, उसको इंक्रीज करके। तो ये जो लूप है इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस टाइप से होनी चाहिए ताकि वो इस डिक्रीज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करे। मतलब जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में लूप को भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है ताकि वो इस डिक्रीज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोजिशन कर पाए। अब सोचो अगर इस लूप में आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट, तो लेंस लॉ से भी आप इसको समझा सकते हो कि इंड्यूस करंट कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अगर यही रोड इधर मूव कर रही होती
तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होता, तब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस टाइप से होती कि वो इंक्रीज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोजिशन करती, है ना। रोड अगर इधर जा रही होती तो एरिया बढ़ता रहता कंटिन्यूसली, और एरिया बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ता जो इस लूप से पास हो रहा होता। तो उस कंडीशन में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है या करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती, वो इस इंक्रीज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोजिशन करती। अपोजिशन कैसे होगा, तो कोई चीज इंक्रीज हो रही हो तो उसका अपोजिशन कैसे होगा, उसको कम करके। तो लूप में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अभी जो डायरेक्शन है उससे उल्टा हो जाती, अपोजिट। क्यों, क्योंकि अब की बार इसको इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ता। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो कि बढ़ रहा होता इधर मूव करने से रोड के, तो उसको अपोज करने के लिए लूप में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड प्रोड्यूस होना चाहिए। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो करंट की डायरेक्शन वो क्या होगी, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा ना इसमें, तभी ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। तो याद करो मैंने अभी बताया था कि जब रोड इधर जाएगी तो किसी एक डायरेक्शन में करंट होता है सर्किट में, और उल्टा इधर जाती है तो अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना है, जब इधर जा रही होगी रोड तो मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने का अपोजिशन करना है, और जब रोड इधर जा रही होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोजिशन करना है। और दोनों ही सिचुएशन में क्या है, एक दूसरे से रिवर्स चीजें हैं ये, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। इसीलिए दूसरे वाले केस में यहाँ पे माइनस सिंबल आएगा, क्योंकि V क्या होगा उस कंडीशन में, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई क्या। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देख लो यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो।